हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे 9th स्टैंडर्ड मराठी चैप्टर नंबर 7 दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य। चैप्टर बहुत ही अच्छा है। इसके लेखक हैं अनिल गोडबोले और ये जो कथा है वो थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन के ऊपर आधारित है। इन्होंने दिया जो लाइट का बल्ब था वो कैसे खोजा, इसके बारे में ये हम लोग देखने वाले। ओके, तो हम लोग चैप्टर की तरफ जाते हैं। 7 दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य, डॉक्टर अनिल गोडबोले, 1947 1947 मीन्स अभी तक वो जिंदा है। उनका जन्म 1947 का है। प्रसिद्ध लेखक संस्कार शिदोरी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, थॉमस अल्वा एडिसन, 1857 ची यशोगाथा, सुबोध कथा, कथा कथनातून बालविकास इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध। थॉमस अल्वा एडिसन यांनी शोध लावलेल्या दिव्याच्या शोधामागची कथा, एडिसन यांची प्रयोगशीलता याचे मार्मिक वर्णन प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी केलेले आहे। ओके, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब कैसे ढूंढा, उसके पीछे उनकी प्रेरणा क्या थी, उनको क्या क्या हुआ, ये सब अनुभव का कथन इस पाठ में से लेखक ने किया हुआ है। तो हम लोग रीडिंग शुरू कर देते। वसंत ऋतूचे दिवस। काही दिवस सुट्टी घालवण्यासाठी मित्रांना घेऊन थॉमस एडिसन एका डोंगराळ भागातील खेडेगावात जाऊन राहिला। सूर्यग्रहण असल्यामुळे भर दिवसा सर्वत्र अंधार पसरला। तिथे काही शास्त्रज्ञ आणि ज्योतिषी सूर्यग्रहणाचा अभ्यास करण्यासाठी जमले होते। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, वसंत ऋतु था। वो जो छुट्टी होती वसंत ऋतु की, वो बिताने के लिए दोस्तों के साथ थॉमस एडिसन एक दूर दराज इलाके में खेड़े गांव में गया था, जो पहाड़ी इलाका था। सूर्य ग्रहण होने की वजह से क्या हुआ, अचानक से दिन में ही अंधेरा हो गया। वहां पे सब उनके जो दोस्त थे, यानी अलग अलग साइंटिस्ट थे, ज्योतिषी थे, जो ग्रहों का अभ्यास करते थे, वो सूर्य ग्रहण देखने के लिए आए थे, उनका अभ्यास करने के लिए आए थे। मित्रमंडळीच्या गप्पा रंगत आल्या होत्या, पण एडिसन कसल्या तरी विचारात गढून गेला होता। त्याच्या एका मित्राने सहजपणे विचारले, काय एडिसन साहेब, कसल्या एवढ्या विचारात घडलात? त्या अंधारावर मात करणारा प्रकाश देणाऱ्या वस्तूच्या शोधाची कल्पना तर नाही ना तुमच्या डोक्यात? असले काहीतरी वेडगळ विचार नेहमीच तुमच्या डोक्यात येतात। मला वेडगळ म्हणा किंवा काहीही म्हणा, पण खरेच नेमका असाच विचार माझ्या डोक्यात आता आला आहे। मी अशा काहीतरी प्रकाश देणाऱ्या वस्तूच्या शोधात आहे की जी किमतीने कमी असेल, पण सामान्य माणसालाही रोजच्या जीवनात तिचा उपयोग होईल। एडिसनच्या मित्रांनी फारसे गंभीरपणे मनावर घेतले नाही। बऱ्याच जणांनी तर ते हसण्यावरच नेले। अभी देखो, एडिसन का दोस्त जो था उनको चिढ़ा रहा था। एडिसन ऐसे सीरियसली बैठे थे तो उनको कुछ सोच में बैठे थे, तो उनको चिढ़ा रहा था। क्या बोला था, एडिसन साहब आप किस विचार में गए हो, आप क्या सोच रहे हो? आपको कुछ अंधेरा की वजह से उजाला करने लायक, रोशनी लाने लायक ऐसे कुछ चीज़ों के ढूंढने के बारे में या उसकी खोज करने के बारे में तो आपके दिमाग में ख्याल नहीं आ रहे? अगर आ रहे होंगे तो ऐसे पागलपन के ख्याल आपके दिमाग से छोड़ो। उसको एडिसन ने क्या आंसर दिया, मला वेडगळ म्हणा किंवा काहीही म्हणा, मुझे पागल बोलो या काही बोलो, लेकिन हाँ ऐसा ही ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा है कि ऐसी चीज ढूंढो जिससे प्रकाश की निर्मिति हो, जो सस्ती से सस्ती हो और रोजमर्रा की जिंदगी में हर एक इंसान को, सामान्य इंसान को उपयोग के लिए उपयुक्त हो। एडिसनच्या मित्रांनी फारसे गंभीरपणे मनावर घेतले नाही। बऱ्याच जणांनी तर ते हसण्यावरच नेले। तुम्हाला ही थट्टा वाटते, पण हातच्या कंगणाला आरसा कशाला? माझ्या मनातील कल्पनेप्रमाणे असणारी वस्तू शोधण्याचे आव्हान मी स्वीकारले आहे। एडिसन ने क्या बोला, सब लोगों ने हंसने पे लिया उनको, उनकी 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 खिल्ली उड़ाई। एडिसन लेकिन बुरा नहीं माना। उन्होंने क्या बोला, आपको ये मस्ती मजाक का लगता रहेगा विषय, लेकिन मेरे लिए बहुत
इम्पॉर्टेंट है और मैं ये आव्हान स्वीकार करता हूँ की मैं ऐसी चीज को ढूंढूंगा. एडिसन अगदी सहजपणे बोलून गेला. एखादी कल्पना मनात आली की तिचा सतत पाठपुरावा करणे हे तर एडिसनचे वैशिष्ट्य होते. एडिसनने आव्हान स्वीकारले खरे, पण हे काम वाटते तितके सोपे नव्हते. कृत्रिमरित्या प्रकाश निर्माण करण्याचे व रात्रीचे दिवसात रूपांतर करण्याचे यापूर्वीही काही प्रयत्न झाले होते. एडिसन ने चैलेंज तो एक्सेप्ट किया, लेकिन इतना सिंपल था क्या वो? नहीं. उसके पहले दिए का खोज, प्रकाश का खोज करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न हो चुके थे, लेकिन ऐसे सारे प्रयत्न क्या हो गए थे? विफल हो चुके थे. सर हम्फ्रे डेवी याने खाणीमध्ये वापरण्यासाठी एक कमानदार दिवा तयार केला होता. त्यात वीज वाहून नेणाऱ्या तारांच्या टोकांना कार्बनचे म्हणजे कोळशाच्या पदार्थाचे तुकडे जोडले होते. तारांची कार्बन जोडलेली टोके जवळ आणली की त्यातून झगमगीत प्रकाश निर्माण व्हायचा. पण या प्रकाशाच्या उपयोगाला फार मर्यादा होत्या. दरवेळी कार्बनचे तुकडे जळून प्रकाश निर्माण करणे हे काम खर्चिक होते. त्यातून निर्माण होणारा विषारी वायू हाही धोकादायक होता. प्रकाश तर जास्त वेळ टिकणारा हवा, तो कमी खर्चात निर्माण करता यायला हवा. तो फार प्रखरही नको, त्यातून विषारी वायूचा धोकाही नको. हे सारे कसे जमायचे? एडिसनचे विचारचक्र शुरू झाले. अभी देखो, हमने यहाँ पे पहले पढ़ा कि बहुत सारी कोशिशें हो चुकी थी जिससे प्रकाश की निर्मिति कृत्रिमरित्या हो. सर हम्फ्रे डेवी नाम के जो शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने भी ऐसा कमानदार दिया, यानी गोलाकार ऐसे कमान जैसा दिया बनाया था, जिसमें क्या होता था? कार्बन कोयला जो होता था उसको, उसमें जब विद्युत प्रवाह छोड़ते थे तो कोयला क्या होता था? जल उठता था. उसमें से बहुत तेज ऐसी ऊर्जा निकलती थी, प्रकाश निकलता था. लेकिन साथ ही साथ उसमें एक प्रॉब्लम था, उसमें से विषारी वायु भी उत्पन्न होता था. अभी हमेशा कार्बन लगाना, नया नया कार्बन इस्तेमाल करना, ये थोड़ा सा खर्चिक भी था, ये थोड़ा सा खर्चीला था, तो वो एक अच्छा पर्याय नहीं था. तो एडिसन क्या ढूंढ रहे थे कि जो ऐसा पर्याय मैं ढूंढूं जो रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल होने लायक भी हो, कम खर्चीला हो और आसान हो. कोणताही नवा शोध एकाएकी लागत नाही. निरीक्षण, अनुमान, प्रयोग, पुन्हा पुन्हा प्रयोग करणे हे चक्र सतत चालूच असते. एडिसनने प्लॅटिनमचा उपयोग करून पाहिला. तो थोडाफार यशस्वी झाला, पण असला महागडा प्रयोग व्यवहार्य नव्हता. अभी देखो, एडिसन क्या कर रहे थे? वो तो साइंटिस्ट थे. साइंटिस्ट का काम क्या होता है? हमेशा चीजें ढूंढते रहना, किसी चीज का निरीक्षण करना, फिर उसके ऊपर से वो कितना लाभदायक है, कैसा काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, इसका अनुमान लगाना और फिर उसके ऊपर अलग अलग प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट्स करना और वापिस पुन्हा पुन्हा प्रयोग करणे हे चक्र सतत चालूच असते. एडिसन ने ऐसे क्या किया था? प्लैटिनम का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन वो भी इतना यशस्वी नहीं हुआ, वो इतना सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि वो महंगा था. उन्हाळ्याचे दिवस, हातातल्या पंख्याने वारा घेत असताना एडिसनचे लक्ष पंख्याच्या काडीकडे गेले. या बांबूपासून कार्बन करता येईल का? मनात विचार आला की लगेच प्रयोगांना सुरुवात. उनके दिमाग ने सोचा, उन्होंने देखा ऐसे लेटे हुए थे गर्मी के सीजन में और ऊपर पंखे से हवा कर रहे थे, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आई, चलो इससे ये जो बांबू है पंखा बनाने के लिए, इससे हम कार्बन बना सकते हैं क्या? फटाफट उन्होंने काम करना शुरू कर दिया. बांबू कोणत्या जातीचा असावा? उष्णकटिबंधात आणि विशेषतः आफ्रिका आणि आशिया खंडात बांबूच्या असंख्य जातींची लागवड केली जाते. यापैकी कोणता बांबू उपयुक्त ठरेल याचा शोध घेणे आवश्यक होते. बांबूची जाती गोळा करण्यासाठी एडिसनच्या सहकाऱ्यांनी आफ्रिका खंडात हजारों मैल पायी प्रवास केला. अभी देखो, सिर्फ उनके दिमाग में ख्याल आया, उन्होंने सिर्फ सोचा कि बांबू से हम कार्बन बना सकते हैं क्या, जो कार्बन कम खर्चीला हो. इसके लिए उन्होंने कैसे सोचा? बांबू का कौन सा प्रकार, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां होती बांबू की, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अफ्रीका में, आशिया में. तो बांबू रोजमर्रा का इस्तेमाल होने वाली चीज है. तो इसके लिए एडिसन के जो दोस्त थे, उन्होंने अफ्रीका खंड जो है, अफ्रीका जो देश है, उसमें हजारों मैल पैदल प्रवास किया. त्या ठिकाणी त्यांना हिंस्त्र पशूंशी आणि मलेरियाशी सतत सामना करावा लागला.
बांबूची जाती गोळा करण्यासाठी एडिसनने पाण्यासारखा पैसा खर्च केला. त्यातून त्यांनी 6,000 प्रकारच्या बांबूच्या जाती गोळा केल्या. अभी देखो इसने ये ढूंढा, इसके लिए बहुत तकलीफें भी झेली. अलग अलग टाइप के जो वाइल्ड एनिमल्स थे, मलेरिया थे, इनसे भी फाइट हुआ. उसमें उन्होंने 6,000 प्रकार की प्रजातियां ढूंढी बांबू की. बांबूपासून तयार केलेली फिलामेंट ही अधिक काळ प्रकाश देणारी ठरली, पण अजूनही त्याच्या मनाचे पूर्ण समाधान झाले नव्हते. अभी देखो बांबू से इस्तेमाल होके प्रकाश देने वाला जो फिलामेंट था वो बहुत ज़्यादा टाइम तक प्रकाश दे सकता था, लेकिन उससे उनकी मन की मुराद पूरी नहीं हो रही थी, उनका मन शांत नहीं हो रहा था. प्रयोग सतत चालूच होते. हे प्रयोग चालू असताना एडिसनचे चहा, जेवण, झोप हे सारे प्रयोग शाळेतील टेबलावरच. भूक लागली की उभ्या उभ्याच थोडेसे खायचे, थकल्यासारखे वाटले की बसल्या बसल्याच थोडीशी डुलकी घ्यायची. तरीही कामातून थोडीशी फुरसत मिळाली की एडिसन त्यांच्या सहकार्याने समुद्रावर मासे मारायला किंवा नृत्याच्या नाही तर गाण्याच्या कार्यक्रमाला घेऊन जायचा. मन ताजेतवाने झाले की पुन्हा कामाला सुरुवात. देखिए ये क्या है, उनकी लगन है. देखिए एडिसन की कि वो क्या कर रहे थे, उनके सिर्फ मन में एक ख्याल आया कि मुझे ये चीज ढूंढनी है, तो उसके लिए देखो कितना परिश्रम ले रहे हैं. वो चीज हम लोग सोचते कि एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन उसके लिए कितने अथाह परिश्रम थे, कितनी बार उन्होंने तकलीफें उठाई, कैसे प्रकार की तकलीफें उठाई. आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो आप 10 मिनट में उठ जाते हो, लेकिन ये देखो कितना टाइम तक वहां पे ही बैठ रहे थे. उनकी उनकी जो लेबोरेटरी थी वहीं पे वो खाना खा रहे थे, वहीं पे वो सो रहे थे. थोड़ा सा कहीं पे कुछ उनको अलग लगा, मनोरंजन करते थे, वापिस से आके अपना काम शुरुआत. तो ये जो लगन थी वो बहुत जरुरी थी. सुरुवातीला सुरुवातीला दिव्याच्या प्रयोगाबाबतची प्रत्येक कल्पनाच योग्य आहे असे एडिसनला वाटायचे, पण प्रयोग करून पाहिल्यावर त्यातील फोलपणा जाणवायचा. केलेल्या प्रत्येक प्रयोग आणि त्यातून काय आढळले याची पद्धतशीर नोंद वह्यातून ठेवली. अशा त्यांच्या प्रयोगाच्या 200 वह्यांची 40,000 पानी भरून दिली. एडिसनचे काही टीकाकार त्याला म्हणायचे, हा सगळा खटाटोप फुकटचा केला म्हणायचा, कारण यातल्या बहुतेक नोंदी या फसलेल्या प्रयोगांच्याच आहेत. या टीकाकारांना एडिसनने उत्तर दिले आहे, मी जे हजारो प्रयोग केले ते फसले तरी फुकट गेले असे म्हणता येईल. निदान माझ्यानंतर प्रयोग करणाऱ्यांना हेच प्रयोग पुन्हा करून पाहण्याची गरज नाही आणि त्यांचे ते श्रम आणि वेळ वाचला, हा फायदाच नाही का. अभी देखो ये ऑप्टिमिज्म की हाईएस्ट लेवल है. उन्होंने एक चीज का आविष्कार करने के लिए कितनी मेहनत ले सकता है, तो इसकी पराकाष्ठा हम इसे कह सकते हैं. इन्होंने क्या किया देखो, उनके जब तक इंसान जीतता नहीं है या नई चीज ढूंढता नहीं, तब तक हम लोग क्या बोलेंगे, इंसान कभी जीता. हम हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि इंसान कभी जीतता है. तो इसका जो बहुत मार्मिक जवाब है ये है कि जब 100वीं बार अगर वो जीता तो उसने 99 बार वो हारा हुआ रहता है. तो इंसान तब तक हारता नहीं है जब तक वो हार खुद के मन में मानता नहीं. वो 99 बार हारा इसको गिने कि एक बार जीता, ये इंपॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पे एडिसन ने भी यही अपनी चीजों में से दिखाया कि देखिए उन्होंने जो भी आविष्कार करते करते उनके जो प्रयोग हो रहे थे उसमें से कुछ फंस रहे थे, तो भी उसका क्या कर रहे थे, वो उसको लिख के रख रहे थे. तो कोई कोई लोग उनको चिढ़ाते थे कि इतनी सारी बुक आपने लिखे, 200 बुक्स लिखे, उसमें 40,000 पेजेस भर गए, तो इससे क्या फायदा होने वाला है. तो बोलते थे हाँ होगा, मुझे नहीं हुआ लेकिन दूसरों को तो समझेगा की बाबा ये टाइप का प्रयोग करके कोई फायदा नहीं. सतत 10 ते 12 वर्षे प्रयोग करून पाहिल्यानंतर दिव्यामध्ये फिलामेंटसाठी वापरण्यात येणाऱ्या टंगस्टन धातूचा प्रयोग यशस्वी झाला. अभी देखो उन्होंने कितने साल परिश्रम किए, 10 से 12 साल परिश्रम करने के बाद उनको फिलामेंट मिला जो बहुत अच्छा चलने वाला था. उसका नाम था टंगस्टन. टंगस्टन ये ऐसे प्रकार का धातु है जो आज हम लोग लाइट बल्ब में इस्तेमाल करते हैं. अभी तो एलईडी बल्ब्स कुछ सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पहले जो बल्ब थे जूने टाइप के, जो ट्रांसपेरेंट बल्ब होते, उसके अंदर जो तार होती है वो टंगस्टन धातू से बनी हुई थी. इतका महत्वपूर्ण शोध लागला, पण तो लोकांना माहिती कसा व्हावा, त्याच्या डोक्यात एक कल्पना आली. मेनलो पार्क येथील घराभोवती त्याने प्रचंड मोठा मांडव उभारला. त्या ठिकाणी नाना प्रकारच्या दिव्यांची आकर्षक रोषणाई केली. झाडात, झुडपात, अंगणात, गच्चीवर, किंबहुना जिथे जागा मिळेल
तिथे वाटाण्यांपासून भोपळ्यापर्यंतच्या विविध आकाराचे आणि रंगांचे दिवे लावण्यात आले. तो दिवस होता 21 ऑक्टोबर 1879. घराभोवतीच्या दिव्यांचा झगमगाट पाहायला सारे गावच्या गाव लोटले. एडिसनने केलेल्या दिवाळीच्या वर्तमानपत्रात आणि सगळीकडे गवगवा झाला. वर्तमानपत्रातून दिव्याच्या शोधाची बातमी जगभर पसरली. अभी देखो, उसने ढूंढा तो सही. अभी उसने ऐसा फिलामेंट, वो जो बीच में जो फिलामेंट होता है जिससे ऊर्जा निकलती, जिससे प्रकाश निकलता है, उसका उसने आविष्कार किया, उसने ढूंढा. टंगस्टन नाम की धातु से ये बना हुआ था. लेकिन ये अभी लोगों तक पहुंचे कैसे कि ऐसे टाइप का मैंने बल्ब ढूंढा है. तो ये लोगों तक पहुंचे कैसे? तो उसने एक आइडिया की. मेनलो पार्क में उनका जो घर था उसके आजू बाजू में उसने क्या किया, मंडप बनाया. एक मंडप या ऐसे डेकोरेशन बनाया जिसमें जहां जहां पे हो सके, जहां जहां पे, झाड़ में, उसके बगीचे में, सब जगह पे, टेरेस पे, ये छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े दिए. छोटे से छोटे यानी कितने? वाटाना मीन्स आपका मटर के दाने से आपके बड़े बड़े दिए उसने बनाए. और वो दिन कौन सा था? 21 अक्टूबर 1879. अभी ये जो उसने दिए की दिवाली बनाई, वो देखने के लिए पूरा गांव आया और इसी तरीके से उसका दिए का आविष्कार पूरी दुनिया भर में फैल गया. 21 ऑक्टोबर 1929 या दिवशी एडिसनने लावलेल्या दिव्याच्या शोधाला 50 वर्ष पूर्ण झाल्यावर साऱ्या अमेरिकेने हा दिवस एखाद्या महोत्सवासारखा साजरा केला. एका मोठ्या समारंभात अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी एडिसनचा सन्मान केला. या घटनेच्या निमित्ताने अमेरिकेच्या पोस्ट खात्याने दिव्याचे चित्र असणारी तिकिटेही प्रसिद्ध केली. देखिए, उसने दिए का आविष्कार कभी किया, लाइट बल्ब का आविष्कार कभी किया? 21 अक्टूबर 1879 में किया. उसके बरोबर 50 साल बाद यानी 21 अक्टूबर 1929 को 50 साल उस आविष्कार को पूरे होने की लिहाज में अमेरिका ने पूरे राष्ट्र ने एक बड़ा उत्सव करके मनाया. और इसी राष्ट्र का पूरे राष्ट्र ने उत्सव मनाने की वजह से वहां पे उन्होंने और एक क्या काम किया, उसके लिए एक टिकट बनाया उनके नाम का, एडिसन के नाम का, कि उन्होंने ऐसे ऐसे दिए का आविष्कार किया, लाइट बल्ब का आविष्कार किया. और उनका जो अमेरिका के अध्यक्ष थे उनके हाथों सन्मान भी किया. एक सर्वसामान्य बुद्धिमत्ता असणाऱ्या एडिसनचे हे सारे कसे केले याचे त्याच्या टीकाकारांना आश्चर्य वाटले. पण त्यांना एडिसनने मार्मिकपणे सांगितले, इतरांपेक्षा माझ्या बुद्धिमत्ता अधिक होती असे मुळीच नाही, पण संकटांना तोंड देण्याची, असंख्य प्रकारचे प्रयोग करून पाहण्याची व हजारो वेळा अपयश आले तरी पुन्हा तितक्याच उमेदीने नवे प्रयोग करून पाहण्याची चिकाटी माझ्याजवळ होती. माझ्या यशात एक हिस्सा भाग बुद्धिमत्तेचा असल्यास 99 हिस्से भाग हा चिकाटीचा आहे. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि सर्वसामान्य बुद्धिमत्ता, इनके पास जो बुद्धिमत्ता थी सामान्य इंसान जितनी बुद्धिमत्ता थी, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था. तो भी इनको इतना भव्य यश कैसे मिला? ऐसे उनके जो टीकाकार थे, उनके ऊपर आलोचना करने वाले थे, वो आलोचक सोचते थे. तो उसको एडिसन हमेशा एक उत्तर देते कि मेरी भले ही बुद्धि सामान्य हो, लेकिन मेरे पास लड़ने का जज्बा है. मैं हमेशा संकटों से खुद से लड़ता हूं, अलग अलग प्रकार के प्रयोग करके देखता हूं, उसमें मैं हजारों बार हारूं तो भी मैं मेरी उम्मीद नहीं हारता. मैं उतने ही लगन से, उतने ही जोश से मैं मेरा काम करते रहता हूं. इसलिए वो क्या कहते, देखो, मेरे यश में एक हिस्सा, सिर्फ 1% पार्ट क्या है, मेरी बुद्धि का है, बाकी का 99 हिस्सा भाग ये मेरी लगन है. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमें सबको दे रहे हैं कि देखो, बुद्धिमत्ता तो हर किसी के पास होती है. जितनी बुद्धिमत्ता एक साइंटिस्ट के पास होगी, शायद उतनी बुद्धिमत्ता चोर के पास भी होती है. चोर भी तो चोरी करने के लिए अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता लगाते हैं, लेकिन वो बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिव चीजों के लिए करोगे तो फायदा ही होगा, और अगर आप डिस्ट्रक्टिव चीजों के लिए करोगे तो आपका खुद का ही नुकसान होगा. इन्होंने देखिए क्या बोला है कि बुद्धिमत्ता तो थी मेरे पास, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मेरे यश में सिर्फ बुद्धिमत्ता का हिस्सा 1% है.
ओके, बाकी जो मैं 99% जो है वो क्या है, मेरी लगन है। तो हमें क्या सोचना चाहिए, हमें भी इतनी ही लगन से काम करना चाहिए। हमें भी हमारा कोई भी काम, हमें ये नहीं सोचना चाहिए मुझे मेरे पास इतनी अक्ल नहीं है, मैं होशियार नहीं हूँ, मुझे ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। नहीं, हम हर चीज़ कर सकते हैं अगर मेरे मन में सिर्फ दृढ़ संकल्प हो और उसके ऊपर चलने की ताकत हो, मेरा खुद का आत्मविश्वास हो, तो मैं कोई भी चीज़ पार कर सकता हूँ। यही संदेश इस पाठ पाठ में से हमें देने की कोशिश की है। तो बहुत ही सुंदर पाठ था, आपको अच्छा लगा रहेगा। आप ऐसे वीडियोस के लिए मुझे देखते रहिए और हमारा ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।